हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय स्टैटिस्टिकल मेथड का 10 से 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी वाले क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो बहुत से लोग मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि सर हम लोग को स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा भी नहीं आता, इसका न्यूमेरिकल कैसे पास होंगे, सर क्या करें, कौन सा क्वेश्चन पढ़े। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग न्यूमेरिकल के चक्कर में ज्यादा न रहिए, न्यूमेरिकल को लेकर परेशान मत रहिए, नहीं तो आप लोग का थ्योरी भी जो है वो अभी गड़बड़ हो जाएगा। थ्योरी में भी आप लोग बेकार हो जाएंगे, अच्छा नंबर नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए आप लोग न्यूमेरिकल के चक्कर में मत रहिए, आप लोग थ्योरी पढ़िए। मैं थ्योरी जो बता रहा हूँ उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कुछ बता दूंगा एक वीडियो बना के, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। आप लोग का उसमें से क्वेश्चन सब फंस जाएगा। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग न्यूमेरिकल के चक्कर को लेकर, न्यूमेरिकल को लेकर ज्यादा परेशान मत होइए। तो चलिए मैं बताता हूँ आप लोग पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी का परिचय। सांख्यिकी क्या होता है, इस सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और किस किस भाषा के शब्द से हुई है। तो चलिए देखते हैं। सांख्यिकी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स, ये जो स्टैटिक्स शब्द है, यह इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो इसकी जो उत्पत्ति है दोस्तों, इटालियन भाषा के शब्द स्टैटिस्टा, स्टैटिस्टा दोस्तों, इटालियन भाषा के शब्द स्टैटिस्टा और लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस और जर्मन भाषा के शब्द स्टैटिक स्टैटिक से हुआ है। जो स्टैटिक शब्द है, इसकी उत्पत्ति इटालियन भाषा के शब्द स्टैटिस्टा और लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस, जर्मन भाषा के शब्द स्टैटिस्टिक से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पॉलिटिकल स्टेट। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पॉलिटिकल स्टेट। पॉलिटिकल स्टेट का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि राजनीतिक राज्य। तो स्टैटिक शब्द इटालियन भाषा के शब्द स्टैटिस्टा, लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस और जर्मन भाषा के शब्द स्टैटिस्टिक से हुई है। इन सभी शब्दों का शाब्दिक अर्थ होता है पॉलिटिकल स्टेट। ये जो स्टैटिक शब्द है, इसका प्रयोग दो रूप में होता है। स्टैटिक शब्द का प्रयोग कितने रूप में होता है? दो रूप में। पहला एक वचन के रूप में, एक वचन के रूप में, और दूसरा होता है एक वचन के रूप में कहां पे प्रयोग होता है? एक वचन के रूप में इसका अर्थ सांख्यिकी विषय से होता है। एक वचन के रूप में इसका सांख्यिकी के रूप में होता है। और जो दूसरा होता है बहुवचन, बहुवचन के रूप में इसका अर्थ दोस्तों होता है, वो होता है डाटा, आंकड़ा, सामंक। तो जो स्टैटिक शब्द है, इसे दो रूप में प्रदर्शित किया जाता है। दो रूप, पहला रूप एक वचन, एक वचन को सांख्यिकी विषय से, और दूसरा होता है बहुवचन, इसको सामंक या आंकड़ों से माना जाता है। विश्व में जो स्टैटिस्टिक्स है दोस्तों, इसका जनक किसे माना जाता है? आर ए फिशर। आर ए फिशर, आर ए फिशर को विश्व में स्टैटिस्टिक्स का जनक माना जाता है। तो इस यह दोस्तों होगी स्टैटिस्टिक्स का परिचय। तो आगे चलते हैं। इसका नाम किसने दिया, ये सब ज्यादा विस्तार से नहीं देखना, सिर्फ आप लोग जानते रहिए कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। एग्जाम में एक नंबर पूछ सकता है। अब चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा स्टैटिस्टिक्स की क्या होती है। तो इसके परिभाषा को भी दोस्तों दो भागों में बांटा गया, लेकिन हम लोग सिंपल परिभाषा देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डॉक्टर बाउले के अनुसार। किसके अनुसार? डॉक्टर बाउले के अनुसार। डॉक्टर बाउले के अनुसार स्टैटिक्स की परिभाषा इन्होंने क्या बताई? इन्होंने पहली बात बताई कि जो स्टैटिक्स है वह क्या है? एक गणना का विज्ञान है। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग। स्टैटिक्स क्या है? एक गणना का विज्ञान है। दूसरा पॉइंट इन्होंने यह बताया कि सांख्यिकी को सही अर्थ में औसतों का विज्ञान कहा जाता है। क्या बताया दोस्तों? साइंस को सही अर्थ में औसतों का विज्ञान कहा जाता है। स्टैटिक्स में राइटली बी कॉल्ड द साइंस ऑफ एवरेज। इसका तीसरा बात इन्होंने क्या बताया कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी रूपों में उसका मापन करती है। सांख्यिकी वह विज्ञान है जो सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी रूपों में उसका मापन करती है। यह था सांख्यिकी का परिभाषा। किसके अनुसार? डॉक्टर बाउले के अनुसार। क्या बताया उन्होंने? पहले बताया कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, फिर बताया कि सांख्यिकी जो है वह औसतों का विज्ञान है, उसके बाद बताया कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी रूपों में उसका मापन करती है। उसके बाद दोस्तों अगला जो विशेषज्ञ है बार्डिंगटन। बार्डिंगटन
तो बार्डिंगटन ने क्या बताया, बार्डिंगटन ने बताया कि सांख्यिकी अनुमानों और संभाविताओं का विज्ञान है। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज। तो वाशिंगटन बार्डिंगटन ने बताया कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है। तो यह था दोस्तों स्टैटिस्टिक्स का परिचय, स्टैटिस्टिक्स की परिभाषा। आगे चलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, और बहुत ज़्यादा इसमें अच्छे से समझाना पड़ेगा। यदि इन दोनों की परिभाषा को मिलाकर कहें तो स्टैटिस्टिक्स की परिभाषा देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी एक कला और विज्ञान है जो सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक व अन्य समस्याओं से संबंधित समंकों के संग्रहण, वर्गीकरण, सारणीकरण, प्रस्तुतिकरण, संबंध स्थापन, निर्वचन और पूर्वानुमान से संबंध रखती है ताकि निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। तो यह थी दोस्तों सांख्यिकी की मुख्य परिभाषा। अब है दोस्तों सांख्यिकी का उद्देश्य। सांख्यिकी का उद्देश्य, इसके दोस्तों मुख्य 3 उद्देश्य होते हैं। सांख्यिकी के कितने उद्देश्य होते हैं? मुख्य 3 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है दोस्तों समष्टि का अध्ययन करना। समष्टि मतलब दोस्तों होता है पॉपुलेशन, झुंड। समष्टि का अध्ययन करना पहला दोस्तों जो होता है क्या होता है, समष्टि का अध्ययन करना। ये सांख्यिकी का उद्देश्य देख रहे हैं दोस्तों, यही इसका 3 उद्देश्य होता है। आप चाहे जहां पढ़ लीजिएगा। तो पहला उद्देश्य होता है कि सांख्यिकी का उद्देश्य प्रतिदर्श इकाइयों के गुणों के अध्ययन द्वारा संपूर्ण समष्टि की इकाइयों के गुणों का अनुमान लगाना होता है। सांख्यिकी का उद्देश्य क्या होता है? सांख्यिकी का उद्देश्य प्रतिदर्श इकाइयों के गुणों के अध्ययन द्वारा संपूर्ण समष्टि की इकाइयों के गुणों का अनुमान लगाना होता है। जैसे पूरे खेत में गेहूं की प्रति बाली में दानों की संख्या के आधार पर उस खेत से लिए गए 10 से 20 पौधे के प्रतिदर्श से लगाते हैं। जैसे दोस्तों एक क्लास है, एक क्लास में 500 बच्चे हैं, मान लीजिए 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चों में से 10 से 12 बच्चों को लेंगे। उन 10 से 12 बच्चों के टेस्ट लेंगे, उससे हम पूरे क्लास को बता देंगे कि पूरी क्लास में कैसे लोग हैं, पढ़ने में कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है, शिष्टाचार कैसा है। तो दोस्तों उसी को क्या कहा जाता है, इन 10 लोगों के माध्यम से 50 लोगों के बारे में बता दे रहे हैं। तो पहला उद्देश्य इसका यही होता है कि टू स्टडी या पॉपुलेशन, समष्टि का अध्ययन करना। 50 लोगों की समष्टि में से 10 लोगों को बुलाया, 10 लोगों से मैंने पूरे क्लास का अनुमान लगा लिया। अगला देखते हैं दोस्तों क्या है, विचरण तथा इसके कारणों का अध्ययन करना। क्या है दोस्तों? विचरण तथा इसके कार्यों का अध्ययन करना। तो यह क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों विचरण जो होता है दोस्तों, टू स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड इट्स काजेज। आप लोगों ने प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ा है वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? विविधता। मैंने बताया था आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, तो फिर से मैं बताता हूँ वेरिएशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका क्लास है, 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे में कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, कोई पढ़ने में अच्छा होगा, कोई पढ़ने में खराब होगा। तो इनमें क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। तो वही ऐसे भी इसमें भी होता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो क्या होता है, विचरण तथा इनके कार्यों का अध्ययन करना। तो विचरण क्या, एक प्रकृति का नियम है। सांख्यिकी का दूसरा उद्देश्य समष्टि की इकाइयों में विद्यमान विचरण एवं इसके कारणों का अध्ययन करना होता है। जैसे दोस्तों मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था पहला उद्देश्य में कि 50 लोगों में से 10 लोगों को सिलेक्ट करेंगे, उससे पूरे क्लास का अंदाजा लगा लेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, हम उनमें से जो अंदाजा लगाएंगे तो वो 10 जो गए होंगे उनमें से कुछ पढ़ने में सही नहीं रहेंगे, कुछ पढ़ने में बहुत अच्छे रहेंगे। तो इनमें जो विविधता पाई जा रही है, यह क्यों पाई जा रही है, इसके बारे में अध्ययन करना इसका दूसरा उद्देश्य होता है। किसका? सांख्यिकी का। तीसरा उद्देश्य इसका क्या है सांख्यिकी का? आंकड़ों के लघुकरण तथा विश्लेषण की विधियों का अध्ययन करना। टू स्टडी द मेथड ऑफ रिडक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। सांख्यिकी का तीसरा उद्देश्य अव्यवस्थित रूप से रखे आंकड़ों से शीघ्र ग्राह्य रूप में बदलने की विधियों का अध्ययन करना होता है, जिससे कि इन आंकड़ों द्वारा निष्कर्ष निकाला जा सके। दोस्तों तीसरा उद्देश्य जो होता है वह पहले उद्देश्य में क्या हुआ था कि 50 लोग थे, 50 लोगों में से 10 लोगों को बुलाया, अंदाजा लगा लिया कैसे होंगे पूरे क्लास के बच्चे। उसके बाद दूसरे में क्या हुआ कि जो बच्चों में विविधता पाई गई, तो वह विविधता क्यों पाई गई उसका अध्ययन करना। तीसरा उद्देश्य यह होता है दोस्तों, उनमें से जो अच्छे बच्चे हैं, जैसे सिलेक्शन में हम लोग करते थे, उनमें से अच्छे बच्चों को छांट कर क्या करना,
जो पढ़ने में अच्छे हैं, जो पढ़ने में अच्छे नहीं, उन सभी को चेंज करना, उन लोगों को पढ़ाकर अच्छा बनाकर दोनों को एक साथ मतलब एक समान रूप में प्रदर्शित करने की प्रक्रिया ही दोस्तों क्या कहलाती है, आंकड़ों के लघुकरण और विश्लेषण की विधि। तो ये तीनों उद्देश्य था, मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे कैरेक्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी की विशेषता क्या है। तो सांख्यिकी की पहला विशेषता यही दोस्तों कि यह संख्यात्मक राशियां होती है। सांख्यिकी क्या है, संख्यात्मक राशि है। सांख्यिकी संख्यात्मक राशि है। तो जो सांख्यिकी होती है, स्टैटिस्टिक्स होती है, क्या है, एक संख्यात्मक राशि होती है। गुणात्मक व्यंजन जैसे अच्छा, बुरा, जवान, अंधा आदि सांख्यिकी नहीं कहलाते हैं। सांख्यिकी गुणात्मक व्यंजन जैसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, कोई अच्छा हुआ, कोई बुरा हुआ, जवान, अंधा, ये सब सांख्यिकी नहीं है। परंतु जब यही संख्यात्मक राशियों में व्यक्त किए जाएंगे तो सांख्यिकी कहलाएंगे। जैसे दोस्तों 5 लोग बुरे हैं, 25 कुंतल प्रति हेक्टेयर गेहूं, 22 कुंतल प्रति हेक्टेयर की इकाई। दोस्तों ये सब इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ अक्षरों का, कुछ राशियों का प्रयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों यह क्या हो जाएगी, सांख्यिकी हो जाएगी। इसमें अच्छी फसल, बुरी फसल या साधारण फसल, ये सब दोस्तों सांख्यिकी नहीं कहलाएंगे। सांख्यिकी क्या, सांख्यिकी एक संख्यात्मक राशि होती है। तो जैसे मैंने आप लोग बताया कि वह बहुत अच्छा है, वह बहुत बुरा है, हमारे खेत में अनाज उत्पादन होता है, तो इतना, ये दोस्तों क्या है, ये संख्यात्मक राशि नहीं है। यही कहेंगे मेरे खेत में 25 कुंटल अनाज का उत्पादन होता है, तो क्या ये संख्यात्मक राशि है। आगे देखेंगे, इसका अगला उद्देश्य है कि सांख्यिकी सदा समूह में होती है। सांख्यिकी किसमें होती है, तो सदा समूह में होते हैं, समूह में होते हैं। दोस्तों समूह में होने का मतलब क्या है, ये जो सांख्यिकी होता है केवल एक निरीक्षण के लिए नहीं होता, केवल एक ऑब्जर्वेशन के लिए नहीं होता है। जैसे यदि हम कहेंगे कि हमारे खेत में 25 कुंटल गेहूं का उत्पादन हुआ, तो यह समूह में नहीं है, तो यह सांख्यिकी नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये समूह में होते हैं। तो यदि हम कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में कई कुंटल, मतलब हमारे उत्तर प्रदेश में जो गेहूं उत्पादन हुआ वह प्रति हेक्टेयर 25 कुंटल के दृष्टि से हुआ, 25 कुंटल के अनुपात से हुआ, तो बहुत से खेतों का गेहूं 25 कुंटल आया, तो वहां पे समूह हो गया। तो दोस्तों यह क्या हो गया, सांख्यिकी कहलाएगा। अगला क्या है दोस्तों, सांख्यिकी आपस में तुलना के योग्य होते हैं, अर्थात ये सब आंकड़े समान या सजाती होने चाहिए। जैसे औसत भार निकालने के लिए एक ही कक्षा के छात्र का भार होना चाहिए। तो सांख्यिकी आपस में तुलना क्यों होते हैं, कैसे, क्योंकि दोस्तों ये सब आंकड़े समान या सजाती होने चाहिए। जैसे औसत भार यदि आप लोगों को निकालना है, औसत भार निकालने के लिए एक ही कक्षा के छात्र का भार होना चाहिए। अब दोस्तों ये नहीं कि आप लोगों को औसत भार निकालना, तो आप जाएंगे पहले इंटर क्लास में उसका भार लेंगे, फिर बीए क्लास में जाएंगे उसमें से उसका भार लेंगे, फिर दोस्तों ये किसी और क्लास में जाएंगे उसमें भार लेंगे, तो दोस्तों ये सब सांख्यिकी नहीं कहलाएंगे। इस तरह से एकत्रित किए हुए छात्र सांख्यिकी नहीं कहलाएंगे, जब तक कि किसी विशेष प्रयोजन से एकत्रित न किए जाएं। तो यह अगला उद्देश्य था। अगला उद्देश्य इसका है कि सांख्यिकी किसी ध्येय विषय से संबंधित नहीं होता है। सांख्यिकी किसी ध्येय विषय से संबंधित नहीं होता है, अर्थात जब आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तो उनका उद्देश्य पहले से ही निश्चित होता है और स्पष्ट रहता है। जिसे प्रदेश में चावल इत्यादि की पैदावार के आंकड़े एकत्रित करने का प्रयोजन प्रदेश में पैदावार प्रति हेक्टेयर निकालना होता है। तो दोस्तों ये कुल आप लोगों का सांख्यिकी खत्म हो गया। इसकी कुछ सीमा है, मैं आप लोगों को सिर्फ बता देता हूँ, उसके बारे में मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा। इसमें पहला दोस्तों जो है, इसकी परिसीमा यही है कि इसमें व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन नहीं होता है। इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं होता है। अगला इसका है दोस्तों कि यह समष्टि के गुणात्मक लक्षणों का अध्ययन नहीं करती है। यह समष्टि, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, समष्टि के गुणात्मक लक्षणों का अध्ययन नहीं करती है, लक्षणों का अध्ययन नहीं करती है। अगला इसका उद्देश्य है कि सांख्यिकी अध्ययन का प्रारूप केवल औसत रूप से ही सत्य होता है। सांख्यिकी अध्ययन का प्रारूप केवल औसत रूप से ही सत्य होता है।
अगला दोस्तों इसका सीमा है कि बिना संदर्भ के अध्ययन भ्रामक होता है। बिना संदर्भ के अध्ययन भ्रामक होता है। तो दोस्तों ये सब क्या था, ये सब था आप लोगों का सांख्यिकी की सीमा। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांख्यिकी स्टैटिस्टिकल मेथड। हम लोगों का सब्जेक्ट अभी तक तो हम लोग स्टैटिक्स पढ़ रहे थे कि स्टैटिक्स का परिचय, स्टैटिक्स की परिभाषा, उसकी सीमा और उसका उद्देश्य। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल मेथड क्या होता है। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा क्योंकि भी मैंने सिर्फ 2 टॉपिक या 3 टॉपिक बताया होगा। अगला दोस्तों जो हमारा टॉपिक स्टैटिस्टिकल मेथड क्या होता है, तो इसकी सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो सांख्यिकी विज्ञान की कई विधियां होती है दोस्तों, जिनके प्रयोग से अनुसंधान के किसी भी क्षेत्र के लिए समंकों का संकलन करके विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद उसका उचित परिणाम निकाला जाता है। तो पहला जो इसका परिभाषा देखेंगे प्रोफेसर केंडाल के अनुसार। किसके अनुसार दोस्तों? प्रोफेसर केंडाल के अनुसार। इन्होंने क्या बताया स्टैटिस्टिकल मेथड को? इन्होंने बताया कि सांख्यिकी विधियों से हमारा तात्पर्य उन विधियों से है जिनका प्रयोग अनेक कारणों से प्रभावित समंकों की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि सांख्यिकी विधि जो होती है उससे तात्पर्य हमारा यह है कि जिनका प्रयोग अनेक कारण से प्रभावित आंकड़ों की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। या हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी विधियों की सहायता से आंकड़े डाटा एकत्र किए जाते हैं तथा उन्हें सरल, समझने योग्य और तुलनात्मक बनाया जाता है। सांख्यिकी विधियां उचित निष्कर्ष निकालने में भी सहायता प्रदान करती है। प्रारंभिक अवस्था में आंकड़े कच्चे पदार्थ की तरह होते हैं। जिस प्रकार तैयार माल के रूप में बदलने के लिए पदार्थ को कई प्रारंभिक प्रविधियों से होकर निकलना पड़ता है, उसी तरह आंकड़ों में प्रयोग होने या आंकड़ों को प्रयोग में लाने के लिए या लाने योग्य बनाने के लिए कई विधियों की सहायता लेनी पड़ती है। इन्हीं विधियों को सांख्यिकी विधि कहते हैं, जिनमें पहला विधि जो होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा दोस्तों ये जरूर आएगा एग्जाम में। कलेक्शन ऑफ डाटा स्टैटिस्टिकल मेथड क्या होता है, एग्जाम में जरूर आएगा, आप लोग इसको जरूर देखिएगा। तो कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डाटा, इसको हिंदी में कहते हैं आंकड़ों का संग्रहण या आंकड़ों को क्या करना? एकत्रित करना। तो कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है? प्रत्येक सांख्यिकी अनुसंधान के लिए यह सबसे पहला व आवश्यक कार्य है। समस्या के अनुसार यह निश्चित किया जाता है कि कब, कहाँ से, किस ढंग से और कितने आंकड़े एकत्र किए जाएं जो समस्या पर प्रकाश डाल सके। संकलित समंकों के संपादन का कार्य भी इसमें सम्मिलित होता है। इसकी जो दूसरी विधि होती है वो होती है क्लासिफिकेशन। क्या होती है दोस्तों? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। तो यह क्या होता है? इकट्ठा किए हुए आंकड़ों को अधिक सरल व तुलना योग्य बनाने के लिए किसी गुण विशेष के आधार पर निम्न वर्गों में विभाजित करते हैं। वर्गीकरण विशेषतः वजन, रंग, स्थान आदि किसी भी गुण के आधार पर हो सकता है। यह संक्षिप्तीकरण की एक कदम दिशा में एक कदम होता है। तीसरा दोस्तों होता है मेथड, वो होता है टेबुलेशन। मैं आप लोग को समझा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आप लोग को बता दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा क्योंकि समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। तो टेबुलेशन क्या होता है? आंखों को अधिक अच्छा लगने, मस्तिष्क में आसानी से बैठ जाने तथा तुलना योग्य बनाने के लिए वर्गीकृत आंकड़ों और अधिक सरल व स्पष्ट बनाया जाता है, जिसके लिए सारणी बनाई जाती है जिसमें शीर्षक व उपशीर्षकों के विभिन्न खानों से संबंधित संख्याएं लिखी जाती है। इसी को सारणीयन कहते हैं। तो एक नंबर में भी पूछ सकता है टेबुलेशन को। तो टेबुलेशन क्या होता है? टेबुलेशन वो होता है कि टेबुलेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें उन आंकड़ों को लिखा जाता है जो आंखों को देखने में अच्छा लगे, आसानी से मस्तिष्क में बैठने वाला हो, जिससे आसानी से मस्तिष्क में बैठ जाने तथा तुलना योग्य बनाने के लिए आंकड़ों में वर्गीकृत किया जाता हो, तो उसी को क्या कहते हैं? टेबुलेशन कहते हैं। इसके बाद दोस्तों होता है प्रेजेंटेशन। चौथी जो विधि होती है वह होती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होता है? इस विधि के द्वारा एकत्रित समंकों को बिंदु रेखाओं या रेखा चित्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिससे वह अपनी छाप मस्तिष्क पर छोड़ सके। इसके बाद होता है दोस्तों 5वां पॉइंट, विश्लेषण, एनालिसिस। तो विभिन्न विधियों के द्वारा जो आंकड़ों का आपने विश्लेषण किया है और उनकी जो विशेषता ज्ञात हुई आपको,
तो दोस्तों उसी को दूसरे के सामने प्रदर्शित करना। ये विधियां हैं माध्य या औसत, अपकिरण, विषमता तथा सहसंबंध का मापन। इन विधियों के द्वारा आंकड़ों की परस्पर तुलना भी की जाती है। छठवां जो मेथड होता है वो होता है निर्वचन, इंटरप्रेटेशन। इसका मतलब होता है क्या दोस्तों, विश्लेषण अध्ययन के पश्चात निर्वाचन की विधियों के द्वारा परिणामों से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसके बाद अगला आता है लास्ट वाला फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्या आता है, प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्य के बारे में अनुमान लगाया जाता है। जैसे आज आपने अनुमान लगा लिया दोस्तों स्टैटिस्टिक्स से कि आपके खेत में 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गेहूं निकलता है, तो आप इसी से अगले सालों का भी निकाल सकते हैं। फोरकास्टिंग इसी कहते हैं। तो प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्य के बारे में अनुमान लगाया जाता है। इस कार्य को सांख्यिकी विधियों में शामिल किया जाए या नहीं, यह एक विवादाग्रस्त विषय है। इस विषय में विद्वानों में कुछ मतभेद है, किंतु यदि गंभीरता पूर्वक सोचा जाए तो यह एक सांख्यिकी विधि है जिनके द्वारा पूर्व के अनुभवों व परिणामों के आधार पर पूर्वानुमान किया जाता है। तो दोस्तों यह थी स्टैटिस्टिकल का कुल क्या विधि। आगे देखेंगे इसका कृषि सांख्यिकी का उपयोग। ये भी दोस्तों पूछेगा जरूर आ सकता है एग्जाम में। तो कृषि सांख्यिकी का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। पहला होता है कि कृषि फसल की विभिन्न प्रजातियों के विभिन्न गुणों की तुलना करने के लिए होता है। दूसरा कि कार्बनिक तथा अकार्बनिक कीटनाशक तथा अपतृणनाशी आदि का विभिन्न फसलों पर प्रभाव ज्ञात करने तथा उनके विभिन्न स्तरों की तुलना करना तथा उनके विभिन्न विधियों द्वारा प्रयोग में लाने की तुलना करना, ये सब दोस्तों कृषि सांख्यिकी का उपयोग है। अब दोस्तों हमने जो 7 जो मेथड पढ़ा, इन 7 मेथड को अलग अलग पढ़ना है, लेकिन मैं सब उतना विस्तार से आप लोगों को नहीं बताऊंगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन दे सकता है इंपॉर्टेंट, तो मैं बता दे रहा हूँ। क्लासिफिकेशन क्या होता है, वर्गीकरण जिसे हिंदी में कहते हैं। तो वर्गीकरण दोस्तों कानर के अनुसार हम लोग देख रहे हैं। वर्गीकरण आंकड़ों को समानता या सदृश्यता के आधार पर वर्गों या विभागों में क्रमानुसार रखने की क्रिया है और यह व्यक्तिगत पदों की विभिन्नता के बीच उनके गुणों की एकता को व्यक्त करता है। तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन। इसके मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं। इसका मुख्य लक्षण है कि वर्गीकरण वास्तविक या काल्पनिक हो सकता है। अगला है उद्देश्य है। अगला लक्षण है कि वर्गीकरण किसी गुण विशेषता या माप के आधार पर होता है। अगला इसका लक्षण है कि वर्गीकरण पदों की विभिन्नता के बीच उनकी एक स्पष्ट करता है। दोस्तों ये सब था उसके मुख्य लक्षण। आगे चलते हैं, देखेंगे समांतर माध्य क्या होता है। अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य। समांतर माध्य, तो समांतर माध्य क्या होता है। समांतर माध्य या अंकगणितीय माध्य या माध्य वह भागफल है जो किसी समंक को कहते हैं डाटा, जो किसी समंक श्रेणी के समस्त पदों के मूल्यों के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। इसे ए यूनिटी एम या एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं। द अर्थमेटिक एवरेज आर मीन इज द क्वोटिएंट ऑब्टेन्ड बाई डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ द आइटम्स इन ए सीरीज बाई दियर नंबर। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि समांतर माध्य या अंकगणितीय माध्य या माध्य वह भागफल होता है जो किसी समग्र श्रेणी के समस्त पदों के मूल्य को योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। जैसे दोस्तों समांतर माध्य निकालना मैंने आप लोग बता दिया है, अभी मैं बताऊंगा तो उसमें भी टाइम लग जाएगा, इस वजह से मैं ही बता रहा हूँ। अब देख लेंगे समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है। तो समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य या एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं। समांतर माध्य बराबर होता है समस्त पदों का योग बट्टा पदों की संख्या। पदों की संख्या, तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। अब देखेंगे समांतर माध्य का गुण। तो समांतर माध्य का पहला गुण है कि गणना सरलता से तथा शीघ्रता से हो जाता है। दूसरा गुण है कि गणना समस्त निरीक्षणों पर आधारित होता है। तीसरा उद्देश्य है कि बीजीय उपचार सरल एवं नियमित रूप से यथासंभव होता है। इसका दोष क्या है, इसका दोष यह है कि बिना गणना के ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसका दूसरा दोष है कि आवश्यक रूप से दिए हुए निरीक्षणों में किसी के भी तदनुरूप नहीं हो सकता है। तो यह इसका क्या था, समांतर माध्य का गुण। और दोष समांतर माध्य क्या होता है मैंने बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका उपयोग कहाँ पे होता है देख लेते हैं। इसका उपयोग आर्थिक, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक इत्यादि संबंधित समस्याओं के अध्ययन में उपयोग
किया जाता है, तुलनात्मक अध्ययन में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। मैंने इसके बारे में आप लोगों को इसका सवाल लगा के बता दिया समांतर माध्य निकालना। और आगे देखेंगे गुणोत्तर माध्य क्या होता है, जियोमेट्रिक मीन। तो गुणोत्तर माध्य क्या होता है, किसी श्रेणी के समस्त n पदों के गुणनफल का nवां पद या nवां मूल्य श्रेणी का गुणोत्तर माध्य कहा जाता है। इसे GM से प्रदर्शित करते हैं। किसी श्रेणी के समस्त n पदों के गुणनफल का nवां मूल श्रेणी का गुणोत्तर माध्य कहा जाता है। इसे GM से प्रदर्शित किया जाता है। इसका फार्मूला होता है दोस्तों गुणोत्तर माध्य का, GM बराबर NT log बड़ा कोष्टक 1/n सिग्मा f स्मॉल f log x। तो ये इसका फार्मूला होता है किसका दोस्तों, जियोमेट्रिक मीन का या गुणोत्तर माध्य का। इसका गुण क्या है, इसका गुण है कि जब सामग्री के छोटे पदों को अधिक और बड़े पदों से कम महत्व होता है, ऐसी स्थिति में गुणोत्तर माध्य उपयुक्त होता है। अगला है कि प्रतिचयन के परिवर्तन से ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। अगला पॉइंट है बीजगणितीय प्रयोग एवं अनुवाद के लिए उपयुक्त होता है। इसका दोष क्या है, इसका दोष है कि सभी पदों के समान महत्व नहीं देता है। अगला दोष है कि केवल निरीक्षण द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला इसका दोष है कि केवल मान ऋणात्मक है तो यह माध्य निकाला नहीं जा सकता। तो यह इसका था गुण और दोष इसका गुणोत्तर माध्य का। आगे चलते हैं। मैं आपको बारी बारी से सब कुछ माध्य बताते जा रहा हूँ ताकि एक नंबर में पूछे तो इससे बाहर न जाए, और टाइम नहीं कि मैं आप लोगों को सॉल्व करा सकूं, क्योंकि कल ही आप लोगों का एग्जाम है। तो किसी श्रेणी के हरात्मक माध्य हम लोग देख रहे हैं, तो किसी श्रेणी के चरों के व्युत्क्रमों के समांतर माध्य का व्युत्क्रम ही हरात्मक माध्य कहलाता है। इसे HM से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका गुण दोष नहीं देखेंगे। अगला भारित माध्य, जब पद भिन्न भिन्न महत्व के होते हैं तो इस स्थिति में समांतर माध्य ज्ञात नहीं किया जाता, बल्कि भारित माध्य ज्ञात किया जाता है। भारित माध्य का सूत्र होता है सिग्मा WX अपान सिग्मा W। भारित माध्य बराबर सिग्मा WX अपान सिग्मा W। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, माध्यिका क्या होता है, मीडियन। माध्यिका क्या होता है, तो लाइट चली गई थी, आ गई। तो मीडियन क्या होता है, यदि आंकड़ों को उनके परिणाम के अनुसार आरोही तथा अवरोही क्रम में रखा जाए तो उस श्रेणी के मध्य पद का मूल्य माध्यिका कहलाता है। इसको भी मैं आप लोगों को करा चुका हूं। माध्यिका को यम से निरूपित करते हैं। इसको देखेंगे कानर के अनुसार। कानर के अनुसार माध्यिका समंग श्रेणी का वह पद मूल्य है जो समूह को दो समान भागों में इस प्रकार विभक्त करता है कि एक भाग समस्त मूल्य माध्यिका से अधिक और दूसरे भाग में समस्त मूल्य माध्यिका से कम हो। तो इसी को क्या कहते हैं, माध्यक या माध्यिका। इसका गुण देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है माध्यिका का। इससे सामान्य भाव बहुत ही सरलता से मस्तिष्क में अंकित हो जाता है। अगला है कि इसमें चर राशि का स्वाभाविक रूप से बड़े तथा छोटे मान से न्यूनतम प्रभावित होता है। अगला इसका गुण है कि इसमें बिना सभी पदों का मान ज्ञात किए या शीघ्रता तथा सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। इसका दोष क्या है, इसका दोष यह है कि जब सामग्री के पदों में बहुत बड़ी भिन्नता पाई जाती है तो यह औसत का प्रतिनिधित्व करने में असफल हो जाता है। बीजीय उपचार के लिए सर्वथा अयोग्य होता है। यह मान ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है। जैसे दोस्तों मैं आप लोग एग्जाम्पल देते, जैसे 10, 12, 15, 20, 25, 30 है। तो दोस्तों इसको पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे, फिर अवरोही क्रम में लिखेंगे। दोस्तों उसको क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। तो मीडियन भी आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। बहुलक मोड क्या होता है, समंग श्रेणी में वह पद मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो उसे बहुलक कहते हैं। दूसरे शब्दों में श्रेणी में सबसे अधिक बार आने वाले पद मूल्य को बहुलक या भूयिष्ठ कहते हैं। जैसे दोस्तों आपने लिखा 20, 15, 20, 25, 15, 20, 25। इसमें 20 जो है देखिए 3 बार आ रहा है, तो ये तो 20 जो है बहुलक हो गया, मतलब बार बार आ रहा है, उसी को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। बहुलक आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। माध्य विचलन क्या होता है, तो किसी माध्य या समांतर माध्य माध्यिका या बहुलक से पदों के विचलनों के निरपेक्ष मानों के समांतर माध्य को माध्य विचलन कहा जाता है। किसी माध्य से पदों के विचलनों के
निरपेक्ष मानों के समांतर माध्य को माध्य विचलन कहा जाता है। इसे औसत विचलन भी कहते हैं। देखेंगे प्रायिकता क्या होती है, प्रोबेबिलिटी। यदि कोई घटना ए प्रकार से घटती है और बी प्रकार से घटने में असफल हो जाती है, जब ए और बी प्रकारों में प्रत्येक समसंभावी हो तो उस घटना के घटने की प्रायिकता ए अपान ए प्लस बी और घटने में असफल होने की प्रायिकता बी अपान ए प्लस बी होगी। तो इसी परिभाषा को लैपेस का प्रथम सिद्धांत कहते हैं, जहाँ इसी को प्रायिकता कहते हैं। तो प्रायिकता आप लोग समझ गए होंगे कि जब कोई घटना ए प्रकार से घटती है और बी प्रकारों से घटने में असफल हो जाती है, जब ए और बी प्रकारों में प्रत्येक समसंभावी है तो उस घटना के घटने की प्रायिकता ए अपान ए प्लस बी और घटने में असफल होने की प्रायिकता बी अपान ए प्लस बी होगा। इसी परिभाषा को लैपेस का प्रथम सिद्धांत भी कहते हैं। आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, काई स्क्वायर टेस्ट जरूर आएगा एग्जाम में। काई स्क्वायर टेस्ट तो सार्थक परीक्षण एक सांख्यिकीय प्रक्रिया है जिनके द्वारा हम निर्णय ले सकते हैं कि क्या प्रतिदर्श सूचना के आधार पर निराकरणीय परिकल्पना को स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है। इस सांख्यिकीय प्रक्रिया का विकास जे नीमेन तथा E.S. पियर्सन द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इसी को काई स्क्वायर टेस्ट कहते हैं। सार्थकता परीक्षण या काई वर्ग परीक्षण, अभी मैंने जो बताया वो सार्थकता परीक्षण था। आप लोगों को काई परीक्षण में बता रहा हूं। काई स्क्वायर टेस्ट या काई वर्ग परीक्षण क्या होता है? काई स्क्वायर प्रेक्षित तथा प्रत्याशित बारंबारताओं के अंतर की एक माप है जिससे यह पता चलता है कि इन दोनों में कितना सामीप्य है। यही सामीप्य वास्तविकता तथा सिद्धांत के बीच में भी सामीप्य हो जाता है। यदि सामीप्य अधिक होगा या सामीप्य अधिक है तो सिद्ध होगा कि वास्तविकता सिद्धांत के अनुसार है। यदि सामीप्य कम है तो सिद्ध होगा कि वास्तविकता सिद्धांत के अनुसार नहीं है। इस प्रकार काई स्क्वायर वास्तविकता तथा सिद्धांत के मध्य में साम्य बताने वाला एक माप है। काई स्क्वायर का सूत्र होता है सिग्मा ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपान ई, जहां ओ का मतलब होता है दोस्तों प्रेक्षित बारंबारता, ई का मतलब होता है प्रत्याशित बारंबारता। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को मैंने जितना बताया समझ में आया होगा। अभी मैं आप लोगों को एक हो सकता है लेक्चर दूं, क्योंकि दोस्तों इसको समझाने में बहुत टाइम लग रहा है और क्लास थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 1-2 घंटे का हो जाएगा। तो इसके बाद एक और वीडियो आप लोगों को दूंगा। तो उम्मीद करते हैं जितना भी मैंने बताया समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। तो इस समय देखिए रात के 9:30 बज रहे हैं।